नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार सच्ची बात सटीक विश्लेषण। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज भारत बंद था। भारत बंद का आह्वान किया था कर्मचारी संघ ने। इसमें करीब करीब 10 कर्मचारी संघ मिले हुए थे। इन लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया था। पूरे भारत में बंदी थी। इसमें खास तौर पर एक बात यह है कि इसी के साथ में बिहार ने एक स्पेशल बंद किया था, जिसके मुख्य बंद करने वाले में मुख्य थे तेजस्वी यादव आरजेडी से, राहुल गांधी कांग्रेस से और पप्पू यादव सांसद जो है वो जाप से। इन लोगों ने जो बंद का आह्वान किया था, इनका मेन मकसद ये था, ये सरकार को ये जताना कि अभी जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन हो रहा है वो रोक दिया जाए। उसके खिलाफ में इन लोगों ने बंद का आह्वान किया था। मैंने पूर्णिया शहर में घूमकर देखा तो पूर्णिया में तो ये लगता है कि बिहार बंद सक्सेस है, क्योंकि 99% दुकानें बंद थी, या कह सकते हैं 100% दुकानें बंद थी। रोड खाली थी, कोई कॉमर्शियल व्हीकल नहीं चल रही थी, सिर्फ मेडिकल की दुकानें खुली थी। तो ये जो बंद का आह्वान किया गया था, चाहे वो देशव्यापी हो या बिहार का हो, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ है आज जीपीएन बिहार के एडिटर श्री राहुल झा जी। राहुल जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आज बात करेंगे कि आज जो ये बंद का आह्वान किया गया था पूरे भारत के लिए, और उसके बाद एक स्पेशल आह्वान था बिहार बंद के लिए। तो मैं ये जानना चाहता हूं और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं आपसे कि क्या ये 10 साल पुरानी मांगों को लेकर जो भारत बंद किया गया था, वो 10 साल पुरानी मांग को लेकर किया गया था। तो ये 10 साल पुरानी मांगों को लेकर आज भारत बंद करना, क्या ये उचित है या सिर्फ ये एक संयोग है? क्योंकि बिहार में अभी चुनाव होने वाला है, तो नेता लोग अपना कुछ बेनिफिट लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं अपडेट नहीं हूँ। मांग क्या था वो? 10 साल पुरानी क्या मांग थी? देखिए, 10 साल पुरानी जो कर्मचारी लोग हैं, इन लोगों की कुछ स्पेशल मांग थी कि भाई हमें थोड़ा जो जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, कुछ छुट्टी का था, कुछ सैलरी भी बढ़ाने की बात चल रही थी, कुछ अदर बेनिफिट्स की भी बात हो रही थी, शायद ऐसा ही कुछ कर्मचारी संघ का। मैं ये श्योर नहीं हूँ इस बात पर। कर्मचारी संघ की अपनी व्यक्तिगत मांग जी, कर्मचारी संघ की व्यक्तिगत मांग थी, और इसी वजह से उन्होंने पूरे भारत बंद का आह्वान किया था उन्होंने। अधिकतर देखा जाता है कि कर्मचारी संघ में जिन संघों के द्वारा बंद का आह्वान किया जाता है, जो 10 संघ होंगे, अगर आप विश्लेषित ढंग से उसको देखेंगे तो वो करीब करीब वामपंथी धारा से जुड़े हुए संघ होते हैं। और कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह तो उठेगा ही कि ये बिहार चुनाव 4 महीने बाकी है और अभी आप बंद का आह्वान कर रहे हैं, जबकि कुछ दिनों में चुनाव का नोटिफिकेशन लागू होने वाला है। तो एक चुनाव की व्यवस्था के अंतर्गत आप अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हैं, और जब चुनाव की प्रक्रिया चलती है कहीं भी, तो इसकी संभावना तो लोकतंत्र में है कि सरकार रहेगी या जाएगी। तो अब जो आप बिहार में जिस किसी को अपनी मांग सुना रहे हैं, या जिस किसी के सामने, जिस किसी सत्ता के सामने आप प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी गारंटी तो है नहीं कि वो रिपीट आएगी। तो क्यों नहीं इसको चुनावी स्टंट माना जाए? यही बंद का आह्वान आपका नई सरकार के सामने होता तो समझी जाती कि एक समस्या परक अवधारणा को देखते हुए बंद था। तो निश्चित रूप से आपके विरोधी, यानी इस बंद करने वाले के विरोधी, कहीं ना कहीं तो कहेंगे कि ये चुनावी स्टंट है, और सामान्य जनमानस को भी नजर आता है कि ये चुनावी स्टंट है। तो आपके कहने के अनुसार ये है कि ये बंद सिर्फ कर्मचारी संगठन का नहीं, बल्कि विपक्ष की एक सोची समझी रणनीति है बिहार चुनाव को लेकर। निश्चित रूप से, क्योंकि कर्मचारी संगठन जो भी है यहाँ, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित तो है ही, चाहे वो दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रेरित हो या वामपंथी विचारधारा से प्रेरित हो। तो कर्मचारी संघों के मांग के राजनीतिकरण से तो इनकार नहीं ही किया जा सकता है। अच्छा, बात सही है।
अच्छा, एक चीज है कि ये तो देशव्यापी बंद की बात हो गई। जो बिहार में जो बंद किया गया, बिहार में स्पेशल, जैसा मैंने पहले भी बोला कि स्पेशली बिहार में बंद था, जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन जो हो रहा है, इसमें हमने कुछ लोगों से बात की। आप देख सकते हैं इधर चल भी रहा है। आज मैंने कुछ लोगों से बात की तो इनका ये कहना था कि इतने शॉर्ट पीरियड में क्यों ये शुरू किया गया। 20-21 दिन का टाइम दिया गया है कि इतने दिन में वेरिफिकेशन करना है, क्योंकि फिर चुनाव आयोग को फिर फाइनल लिस्ट भी निकालना पड़ेगा, वोटर लिस्ट। तो इन लोगों का कहना है कि कई लोग ऐसे हैं जो दिल्ली, पंजाब में और खास करके गुजरात, आप जानते हैं कि गुजरात मेन टारगेट पर है सारे विपक्षियों के लिए। तो पूरी फैमिली उधर रहते हैं, तो इधर वेरिफिकेशन आ जाएगा और कोई कर नहीं पाएगा, तो इसका मतलब है कि नाम काट दिया जाएगा वोटर लिस्ट से। तो ये क्या आप कहेंगे कि ये चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है या ये टारगेट किया गया है किसी खास वर्ग को? देखिए डॉक्टर साहब, 2-3 बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। एक समस्या है कि किसी भी समस्या के लिए आपको बंद बुलाना पड़ रहा है। कानूनी समाधान उसका है या नहीं, पहले ये देखना होगा। अगर कानूनन वो जायज है तब आप बंद बुला रहे हैं, प्रथम ये। तो अगर संविधान सम्मत है तभी तो आपको आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। तो आप फिर संविधान में बदलाव की बात कीजिए। आप विपक्ष के हैं या पक्ष के हैं, विधायिका में आपकी हिस्सेदारी है, तो वहां भी आवाज उठाइए। उस प्लेटफॉर्म पर, संसद है या विधानसभा है, वहां इस प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाइए। अब दूसरी बात, जहां तक आप कहते हैं कि कुछ लोग बाहर हैं वो छूट जाएंगे, तो उससे किसी राजनीतिक दल का भला क्या फायदा हो सकता है? बाहर रहने वाले की संख्या सभी जाति वर्ग के लोग हैं, सभी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित लोग बाहर हैं। तो अगर वो छूट जाते हैं, जबकि मैं नहीं समझता हूं कैसा छूटना है, लेकिन अगर वो छूट जाते हैं, ये लोकतंत्र की हानि हो सकती है, किसी पार्टी विशेष की तो हानि है नहीं। या किसी पार्टी पर आरोप लगा दीजिएगा, ये कैसे जस्टिफाई करेगी कोई पार्टी कि एक खास पार्टी का वोटर बाहर है? बेरोजगारी हर जाति वर्ग में फैली हुई है, परदेश हर जाति वर्ग के लोग गए हुए हैं। इसलिए ये भी आप नहीं कह सकते कि किसी खास पार्टी ने अपने वोटर को बढ़ाने या विपक्ष के वोटर को घटाने के लिए बंद का आह्वान किया है। दूसरा, चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया होती है। 5 साल में लोकतंत्र आता है, 5 साल में चुनाव आता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और आप बाहर हैं तो आपका ये प्राथमिक कर्तव्य बनता है कि आप अपने आप को पहले मतदाता साबित करें। और 21 दिन आज के समय में हिंदुस्तान के किसी कोने से कहीं पहुंच जाने के लिए कम नहीं होता। और उसके लिए भी चुनाव आयोग ने, जहां तक मेरी जानकारी है, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं निकाली हैं ऑनलाइन। बिल्कुल। आप उन ऑनलाइन प्रक्रियाओं के द्वारा भी इसको पूरी कर सकते हैं। तो ये तो बेबुनियाद आरोप है कि बाहर है कि घर में है। अगर ये प्रक्रिया कानूनन वैधता को प्राप्त की हुई है, उसका एक कानूनन दिशा ठीक है, तो ये चुनाव की नियमित प्रक्रिया हो रही है। इसके लिए बंद की क्या आवश्यकता है? एक चीज और भी है इसमें जाजी कि ये केस, ये इस मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है, जिसमें आरजेडी भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, और भी कई दल हैं जो शामिल है। अभी रिसेंटली जिस दिन, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है, जिस दिन ये नोटिफिकेशन जारी हुआ कि वोटर लिस्ट वेरीफाई किया जाएगा, उसके दूसरे या तीसरे दिन ही ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि इसको रोका जाए। तो अब सवाल ये होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में आपने केस दायर किया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट का आपको इंतजार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे ऑर्डर तो दिया नहीं है जो चुनाव आयोग रोक देगा, क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है ना, इसके ऊपर किसी का जोर नहीं है। तो अगर कुछ होता भी है तो जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश पारित नहीं कर देता कि भाई अभी इसको रोक दीजिए आप, तब तक जो चल रहा है तो चल रहा है। तो इस बीच में आपको ये इस तरह का हड़ताल करना, बंद करना, क्या ये उचित लगता है? इससे नहीं लगता कि भाई सुप्रीम कोर्ट। ये तो इसका एक लाइन का जवाब है कि जब कोई भी बात संवैधानिक प्रक्रिया के अधीन सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो लोकतांत्रिक अवधारणा में संविधान को, न्यायालय को सर्वोच्च माना जाता है। बिल्कुल। जब तक विधायिका
कि बनाए गए कानूनों पर आधारित, जब तक विधायिका फिर कोई नई कानून नहीं बना देती है तब तक आपकी व्यवस्था में सुप्रीम डिसाइसिव बॉडी न्यायपालिका है जी, और जो संविधान के हिसाब से चलती है। तो जब सुप्रीम डिसाइसिव बॉडी में आपकी याचिका रखी हुई है, आपने अपनी बातें रख दी है, तो फिर अगर आप आंदोलन का सहारा लेते हैं तो ये एक दिशाहीन व्यवस्था, एक अराजक व्यवस्था उत्पन्न करने की कोशिश हो सकती है, कही जा सकती है, और आपके विपक्षी कहेंगे भी। तो इससे जो चुनाव आयोग है उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा नहीं होता, नहीं कर रहे हैं ये लोग कि भाई हम नहीं मानते चुनाव आयोग क्या कर रहा है? ये बड़ा दुर्भाग्य है हिंदुस्तान के राजनीतिक व्यवस्था में। जो भी पार्टियां, मैं इसमें सभी पार्टियों को दोषी मानता हूं, जब वो विपक्ष में होती हैं जी जी, तो जितनी स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग हो, सीबीआई हो, ईडी हो, न्यायपालिका हो, सब पर उंगली उठाने का काम करती है, और सत्ता में आती है तो सारी व्यवस्थाएं बदल जाती है। ये किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप एक स्वायत्तशासी निकाय को संदेह के दृष्टिकोण से देखेंगे। आखिर चुनाव तो चुनाव आयोग को ही कराना है। तो अगर आप इन संस्थाओं पर उंगली उठाएंगे तो देश को कहीं ना कहीं अराजकता की तरफ ढकेलेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी भी अशिक्षा है, और अशिक्षित जनमानस तक आप ये संदेश देंगे कि आपका चुनाव साफ सुथरा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप एक अराजक आंदोलन की नींव डाल रहे हैं, जैसा कि देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में ये लोग बोलते हैं, खास करके महाराष्ट्र चुनाव में बहुत तरह की बातें होती है कि भाई 2 घंटे में 65 लाख वोटर कहाँ से आ गए, कैसे वोट बढ़ गया 65 लाख या 65 करोड़, व्हाटएवर जो भी है। तो ये इसका मतलब ये तो सीधा सीधा उंगली उठा रहे हैं चुनाव आयोग पर, क्योंकि कुछ लोग बोलते भी हैं कि चुनाव आयोग सरकार के अंडर काम कर रही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार के दिशा निर्देश से चलता है ऐसे मामलों में? ये पारदर्शी लोकतांत्रिक व्यवस्था है यहाँ सूचना के अधिकार के तहत हर व्यक्ति को जानकारी मांगने का अधिकार है। आप बिना सटीक आंकड़े के, और चूंकि एक बहुत बड़ा हथियार लोगों के हाथ लग गया है ये सोशल मीडिया, जी, आप कुछ भी डाल दीजिए उस पर, उसको सर्कुलेट करना है, लोग देखेंगे। 2 घंटे में 65 लाख बढ़ गए। एक सिंपल सा डाटा ऑपरेटर भी कह देगा कि 2 घंटा में 65 लाख एंट्री संभव नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है कि जब चुनाव आयोग में डाटा जाता है तो एक सर्वर होता है और एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है जिसमें फीड करना होता है। कोई भी ऐसा एक्सपर्ट डाटा ऑपरेटर 2 घंटे में 65 लाख डाटा तो फीड कर नहीं सकता, नहीं कर सकता वो। 10 कंप्यूटर पे भी बैठेगा, एक डाटा ऑपरेटर 2 घंटे में मैक्सिमम 300 से 400 डाटा फीड कर सकता है। तो 2 घंटे में 65 लाख डाटा फीड करने के लिए कितना सर्वर कंप्यूटर बनाया गया होगा? ये तो आंकड़े ही देख के तथ्य बेबुनियाद लगते हैं। लोगों को चाहिए कि सटीक आंकड़े की जानकारी ले। अगर ऐसा हो रहा है तो इसके खिलाफ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो उचित कदम है वो उठाया जाए। ये भी देखने वाली बात है ना कि महाराष्ट्र का जहां तक सवाल होता है तो वहां पर लगभग 1,40,000 के करीब बूथ थे। तो 1,40,000 बूथ में 65 लाख वोट डालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बूथ पर 30-35 या 40-50 वोट पड़ते हैं अगर उसको डिवाइड किया जाए तो। क्योंकि तक वोट डालने की बात है, डालने की बात कर रहे हैं ये लोग। जो अगर ये वोट डालने की बात कर रहे हैं कि एक बूथ पर 50 वोट ज्यादा हो गया, तो ये होता क्या है? मैं समझ रहा था कि ये लोग एंट्री की बात कर रहे हैं। नहीं। अगर ये वोट डालने की बात कर रहे हैं तो ये होता क्या है? दरअसल ये डाटा कहां से लाते हैं? मैं विभिन्न राजनीतिक दलों का कार्यकर्ता भी रहा हूं जी, और राजनीति से रुचि भी रखता हूं, मैंने विभिन्न संगठनों में काम भी किया है। तो ये होता क्या है कि 2 तरह के आंकड़े आते हैं। एक तो चुनाव आयोग का डाटा आता है जो 5 बजे कुछ होता है और फाइनल वेरिफिकेशन के बाद 7 बजे कुछ और होता है, और दूसरा विभिन्न राजनीतिक दलों का अपना डाटा होता है जो इनके बूथ एजेंट काउंटिंग करके भेजते हैं। बिल्कुल। तो लास्ट मोमेंट में 5, 5:30, 6 के बाद मतदान खत्म होने से आधा घंटा पूर्व ये बूथ एजेंट लोग या तो जीतने की खुशी में आ जाते हैं या हारने के गम में आ जाते हैं। अच्छा।
तो वो डाटा सटीक नहीं रहता है। मैं ये विश्लेषण आपको एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कर रहा हूँ। और वो डाटा जब उनके सुप्रीम अथॉरिटी के पास पहुंचता है, वो फिर उसको चुनाव आयोग के डाटे से मिलाते हैं, और अगर वो हार जाते हैं तो फिर रागा लापना शुरू करते हैं। 5 बजे इनका ये डाटा था, 6 बजे इनका ये डाटा था, मेरा अपना ये डाटा है। इसका कहीं कोई प्रतिबद्ध आंकड़ा जो सटीकता के आधार पर आए, जो तथ्यों के आधार पर सही साबित हो, ऐसा कुछ नहीं होता। यही कंट्राडिक्शन है, और इसे ही होता है, आता है, और लोग फिर ये राग अलापते हैं और ये बात चलती रहती है। राइट। तो इसमें तो ऐसा भी होता है ना, मान लीजिए जो बूथ एजेंट है, हर एक पार्टी का बूथ एजेंट बैठा होता है वहां पर, तो फाइनल रिपोर्ट पर तो वो भी साइन करता है, फाइनल रिपोर्ट पर वो भी साइन करता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि हमने भी देखा है कई जगह पर कि इलेक्शन का जो वोटिंग का टाइम होता है 5 बजे तक का, एंट्री करने का उस एरिया में जहां वोटिंग हो रही है, तो एरिया में जाने के बाद अगर आदमी वहां पर 100-200 भी खड़े हैं तो वोट तो डालना पड़ेगा, चाहे वो 8 बज जाए कि 9 बज जाए। वोट करवाना है ना? तो एक तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। होता यही है कि मैक्सिमम अधिकतम परिस्थितियों में क्या होता है कि मतदान के अंतिम क्षणों में सिर्फ मुख्य प्रतिद्वंदी जो होते हैं उन्हीं के इलेक्शन एजेंट मौजूद रहते हैं, बाकी इलेक्शन एजेंट छोड़ देते हैं। अच्छा, कई परिस्थितियों में यह भी देखा गया है कि पेपर पर आपका इलेक्शन एजेंट है और वो बूथ पर मौजूद नहीं है, तो उनका सिग्नेचर हो नहीं पाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है वो जानबूझ के निकल जाते हैं कि बाद में वो अल्लाह मचाऊंगा? ऐसा भी होता है। ये सब तो राजनीतिक प्रक्रियाएं चलती ही रहती हैं, ये सब भी होता है, ये नहीं होता है ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा भी होता है। और कहीं भी आपने ये नहीं देखा होगा कि फलाने बूथ पर 50 वोट गिरा, 60 वोट कम हो गया। समूचे राज्य में ऐसा हुआ जिस डाटे का कोई सिर पैर नहीं है, समूचे हिंदुस्तान में ऐसा हुआ। आपने कहीं सुना है, कभी देखा है कि बूथ नंबर 33 पर 550 वोट गिरा, वो 556 हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब ये दूसरी बेतुकी मांग करेंगे वीवीपैट मिलाया जाए, तो भाई वीवीपैट मिलाना इतना मतलब टफ टास्क है कि आप सारे वोटों के लिए वीवीपैट तो मिला नहीं सकते। एज ए सैंपलिंग आप रैंडमली लोग उठाते हैं, वीवीपैट मिलाते हैं, वो सब बार मिलता है, यही तो प्रक्रिया है। अच्छा, ये ऐसा एक चीज हमारे दर्शकों को बताइए आप कि ये जो बंद हुआ, इस बंद से किसको लाभ मिला? क्या इस तरह से गरीब लोगों को, ऐसे कहने का तो बिहार में गरीबी बहुत है, आज जो गरीब लोगों ने, जिन लोगों ने आज अपनी दुकानें बंद की, रेडी पटरी वाले सारे आज घर में बैठे रहे, उनको क्या लाभ मिला इस बंद से? क्या इसका ये नहीं है कि सिर्फ जो राजनीतिक पार्टी है वो अपना हित साधने के लिए वो इस तरह का काम करता है, उनको जनता से कोई खास लेना देना नहीं है? ये तो होता ही है। आप ये देखिए कि आखिर बंद आप करते क्यों हैं? एक व्यवस्था को बदलने के लिए। आप क्या चाहते हैं? आंदोलनों से व्यवस्था बदल जाए? हिंदुस्तान में जो आंदोलनों का इतिहास रहा है, क्रांति के द्वारा आप व्यवस्था बदल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अन्ना आंदोलन में हमने देखा, जेपी आंदोलन में हमने देखा, व्यवस्थाएं बदल दी गई, लेकिन आने वाली नई व्यवस्था अस्थायित्व को प्राप्त नहीं करती है। क्रांति से आप बदलाव ला सकते हैं, उस बदलाव में अस्थायित्व नहीं होगा। शांति से बदलाव लाने की प्रक्रिया लंबी होगी, उसमें बदलाव लाना असंभव हो जाता है। तो किसी भी बदलाव के लिए क्रांति और शांति का समन्वय बहुत जरूरी है। आप बंद करते हैं एक सरकार के खिलाफ, क्या नुकसान होता है सरकार का? जिस व्यवस्था के खिलाफ आप बंद कर रहे हैं, उस व्यवस्था का क्या नुकसान है? कुछ भी नहीं हुआ। उस व्यवस्था का तो कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं हुआ। जीडीपी गिरती है बिल्कुल देश की, फुटकर दुकानदार का आज 500 रुपया गया मिनिमम, बिल्कुल, मजदूर की दिहाड़ी गई। तो जिसके लिए आप बंद कर रहे हैं, सो कॉल्ड कहते हैं कि मैंने जनता के हित में बंद किया, तो परेशानी तो उसी की हो रही है। परेशानी उसी की हो रही है। आपका क्या बिगड़ा है इसमें? तो ये तो मतलब बंद बहुत सारे कंट्रियों में बैंड है। आपको जान के आश्चर्य होगा
कि धूर दक्षिणपंथी व्यवस्था वाली कंट्री, वामपंथियों को छोड़ दें, जापान में आप बंद नहीं कर सकते। आप विरोध में हैं तो आप एक सिंपल काला बैज लगाएं और अपने ऑफिस चले जाएं। बिल्कुल, ये मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था न्यूज में कि जापानी एयरलाइंस के सभी कर्मचारियों ने एक बार स्ट्राइक कर दिया कि भाई मैं काम नहीं करूंगा, मेरी ये मांगे पूरी करो, लेकिन काम सभी करते रहे, हाथ में वही ब्लैक पट्टी लगाकर, एकदम सब कुछ चलता रहा वैसा। आप अपने ही देश की व्यवस्था देखिए। हाँ बैंकिंग सेक्टर में जी, 10 डाउन स्ट्राइक होता है 20 मिनट का जी, 1 घंटे का। आपने सुना है कभी कि बैंक 10 दिन के लिए हड़ताल पे चला गया? बैंकिंग सेक्टर कितना आगे है? आपके सारे सेक्टरों में बैंकिंग सेक्टर बहुत आगे है। शेयर बाजार, आपका शेयर मार्केट का सेक्टर बहुत आगे है, क्योंकि वहां कभी 5 सेकंड से ज्यादा की स्ट्राइक नहीं होती है, पेन डाउन की स्ट्राइक होती है। स्ट्राइक क्या? आप काम का अधिकार रोजगार की गारंटी योजना के तहत संविधान ने आपको दी है, तो काम लेने वाले का भी मौलिक अधिकार है। आपने हमसे, मैं आपका ये न्यूज चैनल है, आपने बतौर एडिटर मुझे अपॉइंट किया, तो मैं काम के अधिकार के तहत अगर आपके यहाँ काम कर रहा हूं, आप हमें रोजगार दे रहे हैं, तो ये नियोक्ता का भी अधिकार है कि अगर कल मैं नहीं आता हूं तो ये सिर्फ ये आपका नुकसान नहीं है, ये इस कैमरामैन का भी नुकसान है, ये स्टूडियो का भी नुकसान है, ये आपके उस दर्शक का भी नुकसान है जो आपके न्यूज के लिए बैठे हुए हैं। तो फिर ये स्ट्राइक क्या? व्यवस्था के तहत व्यवस्था परिवर्तन की बात होनी चाहिए। व्यवस्था से बाहर जाकर व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देश की तरक्की में बहुत बड़े बाधक हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यही तो एक समस्या है हमारे देश में कि जो नेता हैं, राजनेता जो हैं, वो सिर्फ ये सोच के कि मैं जो कर रहा हूं इससे आम लोगों को फायदा है, होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। अभी एक बात, आपकी बात तो रोकूंगा, वो भी जान है आम लोगों का फायदा नहीं, वो भी ऐसा सोचते नहीं है। हो क्या गया है हिंदुस्तान में कि संवेदना की, मुद्दों की नहीं, संवेदना की और उत्तेजना की राजनीति हो रही है। राजनीति भावना पर आधारित है, जबकि राजनीति एक ऐसा विषय है जो जनजीवन को प्रभावित करता है। ये हृदय से राजनीति करने की चीज नहीं है, राजनीति ब्रेन की चीज है। और हिंदुस्तान में 80% राजनीति हृदय से संचालित होती है, संवेदना और उत्तेजना से संचालित होती है। यहाँ के लोग थ्रिल पसंद है, उनको रोमांच चाहिए। और समाज में जब अशिक्षा, बेरोजगारी का बोलबाला होता है तभी बंद सक्सेस होता है। आप अगर एज ए रिपोर्टर, एक पत्रकार की हैसियत से आप अगर सड़क पर गए होंगे तो आपने बंद में जो क्रियाशील लोग हैं उनको देखा होगा। 100% जो बेरोजगार हैं, 100% जो अशिक्षित हैं, वही सड़क पर है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जैसे इंटेलेक्चुअल जिनको कोई काम रोजगार है, पैसे वाले जो राजनेता हैं, वो 11 बजे पहुंचते हैं। जब हमारे जैसे पत्रकार वहां जाते हैं तो फोटो सेशन में वो आते हैं। सही बात। बंद करवाने में वो नहीं रहते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़ने में वो नहीं रहते हैं। बिल्कुल। पुलिस जब गिरफ्तार करके ले जाती है तो वो नहीं होते हैं, वो बेल कराने वाले होते हैं, 11 बजे फोटो खिंचाने वाले। ना ही किसी लीडर के फैमिली वाले होते हैं, एकदम नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। आप लोगों को बरगलाने का काम हो गया ये उत्तेजना। और जब तक ये उत्तेजना की राजनीति बंद नहीं होगी बिहार में, डर की राजनीति बंद नहीं होगी हिंदुस्तान में, ये बंद होते रहेंगे। एक चीज मेरे दिमाग में अभी भी आ रहा है कि ये जो वेरिफिकेशन के अगेंस्ट जो इन लोगों ने बंद किया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं बिहार में, उसके पक्ष में ये लोग बंद का आह्वान किए थे? क्योंकि वोटर आईडी तो बहुतों के पास बना हुआ है, चाहे उसके पास नागरिकता है अथवा नहीं है, वोटर आईडी है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कोई भी। अभी ये आपने देखा होगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब चेकिंग शुरू हुई थी, जो वापस भेजने वाली बात थी, इतने लंबे में जाने की जरूरत भी नहीं है। ये सीधी सी बात है कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है 20 से कई दिन। आप जो अपनी एनर्जी बंद पर इसके विरोध में लगा रहे हैं, क्यों नहीं आप अपनी एनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को कह के सही वोटर को वेरीफाइड करने में लगवा देते हैं? देश का भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा।
तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विपक्षी प्रश्न तो करेंगे कि अगर आप वेरिफिकेशन के विरोध में हैं तो कहीं आप गलत वोटर्स को प्रश्रय तो नहीं दे रहे हैं। एक प्रश्न चिन्ह तो उठता है। प्रश्न चिन्ह तो उठता है। एक पत्रकार होने के नाते, एक विश्लेषक होने के नाते मैं किसी पर सीधा आरोप नहीं लगा सकता कि आप ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल तो उठता है, एक क्वेश्चन मार्क तो इस पर है कि आप अपनी ऊर्जा जो बंद करने में आप अपव्यय कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप अपनी ऊर्जा वहां लगा देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को ये दिशा निर्देश देते हैं कि देखो जो बाहर है उसे बुलवाओ, जो सही लोग हैं वो छूटे नहीं। क्यों नहीं आप उसमें सहयोग करके अधिक से अधिक सही लोगों को मतदाता बनवाते हैं लोकतंत्र का भला करने के लिए? ये एक यक्ष प्रश्न है। यक्ष प्रश्न है और ये बात लोगों के समझ में नहीं आई अभी तक। ये बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये या तो सिर्फ एक दिखावा है जनता के लिए कि भाई मैं आपके हक में लड़ाई लड़ रहा हूं, या वाकई में किसी को प्रश्रय देने की बात हो रही है। तो इसका तो हम यही कह सकते हैं कि राजनेता को इस तरह की राजनीति छोड़ देनी चाहिए और जनता की भलाई के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, या जैसे आप बोला जाता है, तो उसके लिए आप बंद कीजिए, उसके लिए हड़ताल कीजिए। अगर कोई जनता आपसे ये डिमांड करती है कि भाई हमें ये परेशानी है, जैसे बिहार में बेरोजगारी और पलायन और इन सब बातों की चर्चा होती रहती है, उसके विरुद्ध अगर आपने कुछ किया होता और वो भी अगर करना है तो सचिवालय में कीजिए, सरकार का घेराव कीजिए, आम पब्लिक को बंद करवा के आप कोई पब्लिक को खुश नहीं कर रहे हैं, उसको फायदे में नहीं रख रहे हैं, बल्कि उसका नुकसान ही होता है। ऐसे भी ये तो है, ये तो मुद्दा है ही कि बंद फायदा नहीं दिलाता है, लेकिन हर दौर की अपनी अपनी व्यवस्था होती है। हड़ताल की राजनीति उस दौर के लिए सटीक थी जब मजदूर पर आधारित व्यवस्था थी। जूट मिल एक दिन बंद हो जाएगी तो बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, एक मैसेज चला जाएगा। आज की व्यवस्था ये सूचना क्रांति का दौर है, कंप्यूटर पर आधारित व्यवस्था है, सारा कुछ कंप्यूटर से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। अब अगर आप देश को उसी व्यवस्था के अंतर्गत धकेलना चाहते हैं कि नहीं आज भी अपनी मांग मनवाने के लिए हम हड़ताल करेंगे, तो विद्युत के कर्मचारी 24 घंटे हड़ताल पर चले जाएंगे, क्या होगा? क्या होगा? सही बात है। आप जिस व्यवस्था को आरोपित करना चाहते हैं वो आज से 50 साल पहले सटीक हो सकती थी। देश काल परिस्थिति के मुताबिक विरोध की व्यवस्था हो या सपोर्ट की व्यवस्था हो, बदलती रहती है। विभिन्न परिस्थितियों में राजनीति की अवधारणा अलग अलग होती है। आज आपका समूचा अर्थव्यवस्था बैंकिंग सेक्टर पर आधारित है, यूपीआई से पेमेंट होता है, कैश रखने वाले लोग बहुत कम है। अब बिल्कुल घर में अब वस्तु विनिमय की प्रणाली है नहीं कि हमारा बैंक बंद हो गया तो हम चावल लेके चीनी ले आएंगे, वो प्रणाली बंद है। और आप उसी व्यवस्था को के तहत अगर व्यवस्था को बदलेंगे, उसी हड़ताल की व्यवस्था के तहत बैंकिंग सेक्टर के लोग हड़ताल पर जाएंगे, क्या होगा? शेयर मार्केट के लोग हड़ताल पर चले जाएंगे, क्या होगा? फार्मा कंपनी के लोग हड़ताल पर जाएंगे, क्योंकि जब आप एक व्यवस्था देंगे तो वो तो पसरेगी हर जगह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 2025 में आप किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं? व्यवस्थाएं बदली, समाज की संकल्पनाएं बदली, तो विरोध की भी व्यवस्था बदलेगी। बहुत सारे तरीके हैं विरोध करने के लिए। आपको मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए ढेर सारे उपादान अब आपके पास मौजूद है। सोशल मीडिया है, संचार का साधन है, कनेक्टिविटी लोगों की बढ़ गई। गुजरात से 2 घंटे में लोग यहां पहुंच सकते हैं। अब इतनी कनेक्टिविटी बढ़ जाने के बावजूद भी आपको हड़ताल का ही सहारा लेना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमने ये देखा कि झा जी ने जिस तरह से बताया कि इस टेक्नोलॉजी के युग में भी अगर आप फिजिकली हड़ताल करते हैं तो आपकी मानसिकता पर प्रश्न उठता है। झा जी, हमारे अपने दर्शकों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप कि इस तरह के हड़ताल में या मतलब वो शामिल हो या ना हो, कुछ इस तरह का? मैं जीपी न्यूज बिहार के माध्यम से आपके दर्शकों को ये संदेश देना चाहूँगा। अन्य लोगों की तरह तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप हड़ताल में शामिल ना हो, हड़ताल में शामिल हो जाएं। आप देखें, अगर अपनी जान माल की सुरक्षा के साथ आप अपना काम कर सकते हैं तो अपना काम करें, अन्यथा हड़ताल में सहयोग देकर
अपना नुकसान न करें। यही मेरा संदेश होगा जीपी न्यूज के दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद झा जी आपका। आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए और इस मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए आपने समय निकाला, और हम आगे भी आपसे गुजारिश करेंगे कि इसी तरह जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर हम बैठ के बातचीत करें, ताकि लोगों को कुछ पता चले कि उनको उनके फायदे में वास्तव में है क्या। ठीक है, कोई बहुत तरह के मुद्दे होते हैं, हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, तो हम फिर एक दिन बैठेंगे आपके साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बुलाने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरूर आऊँगा। धन्यवाद।